पर हम बात करेंगे। खालिद डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। डॉक्टर खालिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त कोई ऐसी हुकूमत की आपको पॉलिसी नज़र आ रही है कि जो ये रेवेन्यू इन्होंने अपना एक टारगेट रखा है उसको ये कैसे अचीव करेंगे? इतने ज़्यादा टैक्सेस लोगों पर लगा दिए गए, यही दुरुस्त पॉलिसी थी या कोई ऑल्टरनेट पॉलिसी भी हुकूमत अपना सकती थी? जी, बहुत शुक्रिया। आपको ये समझना होगा, हमें सबको ये समझना है कि बड़ा मुश्किल टाइम है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। एक साइड पे पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के पैकेज का इंतज़ार कर रहा है ताकि हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ जा सके, और दूसरी साइड पे हमें माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का भी ख्याल रखना है। तो इन इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल था, और इस मुश्किल टाइम में बजट बनाना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे जब आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, टर्मोइल के दिनों में गुजर रहे हो। तो हमें इस चीज़ को बैलेंस करना होगा कि किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के साथ-साथ हमें माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करना है। तो इसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक साइड पे रेवेन्यूज़ तो बढ़ा दिए हैं, दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट के बढ़े हैं, जो कि शायद गवर्नमेंट को फुटप्रिंट को कम करना चाहिए था। ऑल्दो आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि गवर्नमेंट अपने फुटप्रिंट को कम करना चाह रही है, लेकिन मेरे ख्याल से जो आपने एम्बिशियस टारगेट सेट किया है रेवेन्यू का, उसके साथ-साथ गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को रैशनलाइज़ करना है ताकि आपके जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो कम हो सके, प्राइवेट सेक्टर को मौका मिल सके, और हम जो है फिर इस रेवेन्यू की तरफ जा सकें। और वो रेवेन्यू जो है, जो रेवेन्यू टारगेट सेट किया गया है, वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा हो इंडस्ट्रीज़ के लिए। अगर आप अभी आपने इब्तदाइये में बताया कि आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को देखें, अपनी इंडस्ट्री को देखें, तो वो इंडस्ट्री जो है वो एक तो रीजनली कंपेटिटिव नहीं रही है, और दूसरा इंटरनली आपने उस पर इतना बर्डन डाल दिया है, टैक्स पेयर्स पे इतना बर्डन डाल दिया है, वो शायद आइंदा कुछ सालों में आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नीचे जा रही होगी, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा होगा। तो हमें इस चीज़ को, इस बैलेंस को बरकरार रखना है ताकि हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ भी जा रहे हों, लॉन्ग टर्म हो वो, और दूसरा वो माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी जो है वो इंश्योर करिए। और तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमें इक्विटी के साथ चलना है। इक्विटी मीन्स कि पाकिस्तान इस टाइम पे बैलेंस्ड ग्रोथ देखना चाह रहा है। अगर अक्रॉस द सेक्टर्स ग्रोथ आएगी पाकिस्तान में, तो वो एक लॉन्ग टर्म चीज़ होगी, लेकिन अगर ग्रोथ आपकी सिर्फ एक सेक्टर पर लिमिटेड है तो वो एक लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं होगी पाकिस्तान की। तो डॉक्टर साहब, ये अभी जो जिस तरह टैक्स रेवेन्यू के जो टारगेट्स रखे गए हैं उसमें हुकूमत की एक इंटेंशन नज़र आ रही है कि वो टारगेट्स को हुकूमत हर साल बढ़ाती जा रही है। ये वाली इंटेंशन या सीरियसनेस हमें एक्सपोर्ट्स के मामले में क्यों नज़र नहीं आ रही, जो हमारी पिछले 4-5 सालों से एक ही जगह पर फंस कर रह गई है एक्सपोर्ट्स? ये टारगेट क्यों नहीं रखा जा रहा कि 35 अरब डॉलर पर हम जाएँ, हम 40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए हम 50 अरब डॉलर को टारगेट करें? यहाँ पर तो कोई तवज्जो या संजीदगी नज़र नहीं आ रही हुकूमत की। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। हमारा जो टारगेट है गवर्नमेंट का, वो बिल्कुल रेवेन्यू बेस्ड टारगेट है कि किस तरह से पब्लिक रेवेन्यू को बढ़ाया जा सकता है। और वो जो स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने अपनाई है वो ये है कि जो जितने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं पे बोझ डाल के जो है वो आप टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। इसमें आप अगर आप थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स को देखें तो एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है जिसको आप लेफर कर्व कहते हैं। और लेफर कर्व ये कहता है कि जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ता है आपका टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करता है, लेकिन वो एक खास हद तक इंक्रीज करता है। अगर आप और बर्डन डालते जाएंगे, टैक्स रेट बढ़ाते जाएंगे, तो उस खास हद के बाद आपका टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, अनलेस कि आप अपनी टैक्स बेस को ब्रॉड करें, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को जो है वो डाइवर्सिफाई करें, अपने एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज को डाइवर्सिफाई करें। एक्सपोर्ट साइड की आपने बात बिल्कुल ठीक की है, लेकिन एक्सपोर्ट साइड में भी हमें ये देखना होगा क्या हम वही अपनी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को ही एक्सपोर्ट करते जाएंगे या उसको भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें तो हम जो चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं वो रॉ मटेरियल्स की फॉर्म में करते हैं, वो प्राइमरी गुड्स की फॉर्म में करते हैं। गवर्नमेंट को इस टैक्स रेवेन्यू को यूज़ करते हुए इस तरह से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर एक इंडस्ट्री के तौर पे ग्रो करे, और उस इंडस्ट्री से आप फिनिश प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ में जो है वो अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी में लेके आएँ। जब फिनिश प्रोडक्ट्स आएंगी, आपकी इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा होगा, तो फिर उससे आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, ना कि आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की कॉस्ट पे अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं। अगर आप अभी भी देखें तो पाकिस्तान में बिजनेसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं, आपकी एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी प्रोडक्शन कम होती जा रही है क्योंकि आप उन पे जो है वो टैक्स लगाते जा रहे हैं। इस टैक्स रेवेन्यू को
कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए आपकी बिजनेस, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को, आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, ना कि ये आपको लेफर कर्व की दूसरी साइड पे ले जाए जिसमें आप टैक्स रेट इंक्रीज करें तो आपका टैक्स रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो। सही वकील साहब, ये जो अगले 3 से 4 साल में हमें कोई 100 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है, फाइनेंसिंग हमें ये चाहिए, ये अब प्रैक्टिकली आपको इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी जिन हालात में है, ये मुमकिन आपको नज़र आ रहा है? और अगर इन केस ये इस फिगर को हम नहीं मैच कर पाते, मीट कर पाते, फिर ये क्या सिचुएशन बन सकती है? हर साल हम एक क्या डिफ़ॉल्ट के दौराहे पर खड़े होंगे कि अगर वो पेमेंट्स रोल ओवर नहीं हुई या हमने जो कर्ज़े हैं वो वापस नहीं किए तो फिर क्या होगा? देखिए, ये जो बूम एंड बस्ट का साइकिल है, ये किसी भी इकोनॉमी के लिए जो है बड़ा ख़राब होता है। अगर आपकी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी और इनकंसिस्टेंसी जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो आप कभी भी बिजनेसेस को ग्रो करने का वो इन्वायरमेंट या इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट प्रोवाइड नहीं कर सकते कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए या प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे। तो पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को एक कंसिस्टेंट पॉलिसी के साथ चलना होगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि नेशनल पैक्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और स्टेक होल्डर्स जो हैं वो साइन किए जाएंगे ताकि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हों, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बूम एंड बस्ट साइकिल है वो ख़त्म हो सके। दूसरी, आपने बात बड़ी ठीक की है कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आइंदा सालों में हमने कर्जे वापस करने हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म IMF प्रोग्राम में रहना होगा, और IMF प्रोग्राम में रहने का मतलब है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइजेशन के फेज से गुजर रही होगी, और जब भी आप स्टेबलाइजेशन के फेज से गुजर रहे होते हैं, आपको टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं, आपको जो है वो फिस्कल टाइटनिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो इफेक्ट हो रही होती है। तो अगेन वही बात कि हमें जो है वो बैलेंस क्रिएट करना होगा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में, और इसको करने के लिए आपको 3 चीज़ें करनी है। एक ये कि जो टैक्स बर्डन है वो जो है वो डिवाइड किया जाए इक्विटी के साथ ऑल अक्रॉस द सेक्टर्स, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे बोझ ना डाला जाए। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन जो है वो भी देखनी है ताकि फिस्कल डेफिसिट को कम किया जा सके। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर करती है वो ये कि हमें कोऑर्डिनेशन में जाना है, हमें इंटीग्रेशन में जाना है, हमें रीजनली कोऑर्डिनेट करना है। डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली अभी तो इन तीनों में से कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। अभी तो पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जा रहा है, सिर्फ अप्लाई किया है, कन्विंस कर रहा है, तो हमने उनकी मुशावरत से और उनकी सारी कंसिडरेशंस लिए हैं, सारी तजावीज़ को सामने रखते हुए बजट बनाए। अगला जब बजट आएगा उस वक्त तो पाकिस्तान ऑलरेडी IMF प्रोग्राम में होगा, तो शायद पूरा का पूरा बजट वहीं से बनकर आएगा, और शायद यहाँ ये कागज़ सिर्फ इन लोगों को पेश करने होंगे असेंबली में और उसको अप्रूव करवाना होगा। तो ये हालात तो ऐसा लग रहा है उसी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जब भी आपके पास लाइबिलिटीज़ होती हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ होती हैं, और आप स्टक होते हैं इस क्वागमायर में, तो आपको जो है वो बजट भी उसी तरह से बनाना होता है। उर्दू का जैसे मुहावरा भी है कि जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाने चाहिए। तो हमें, चूंकि हम एक इकोनॉमिक टर्माइल से गुजर रहे हैं, हमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस चीज़ से बाहर निकलना है। लेकिन इससे बाहर निकलने का एक तरीका यही है कि हम जो है वो अपनी इकोनॉमी का साइज़ जो है वो इस तरह से बढ़ाएं कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा स्पेस मिल सके, गवर्नमेंट अपना फुटप्रिंट जो है वो कम करे, गवर्नमेंट अपना रोल जो है वो एज अ रेगुलेटर कम करे और एज अ फैसिलिटेटर बढ़ाती जाए, ताकि प्राइवेट सेक्टर लीड ले सके और मुल्क जो है वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ कपल्ड विद आपके जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं, आपकी एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन है, उसके साथ जो है वो चल सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।